स्वागत है आप सभी का लोकबंधु के YouTube चैनल पर। आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान की इकोनॉमी को लेकर। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमी का जो मजबूत स्तंभ है, सबसे जो इम्पोर्टेंट स्तंभ है राजस्थान इकोनॉमी का, वो है राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे। थंबनेल से आपने जो आइडिया लगाया है वो सही है, क्योंकि हम सारे के सारे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे को अलग अंदाज में पढ़ने वाले हैं। आज से पहले आपने, मुझे पता है, इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर वाइज ही पढ़ा है अब तक। ठीक है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स में भी ऐसा ही पढ़ाया जाता है और आप भी उसको वैसे ही पढ़ते हो। लेकिन मैं उस ट्रेंड को चेंज कर देने वाला हूं। अब राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको एक अलग अंदाज में पढ़ते हैं, जिससे कि आपको ना तो हर साल नया सर्वे खरीदना पड़े, ठीक है, और ना ही आपको नोट्स नए बनाने पड़े सर्वे के। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, ना कि हार्ड वर्क कीजिए। तो हर साल आपको वही सेम क्लीशे काम मत करो। तो उसके लिए फिर मैंने एक फॉर्मूला अपनाया है कि राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको अपने कंपाइल मोड में पढ़ने वाले हैं सारा का सारा। ठीक है, देखो किस प्रकार से अपने पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट है राजस्थान इकोनॉमी या फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है उसको आप कहाँ कहाँ से पढ़ो तो वो 100% कवरेज देगा कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा सोर्स है राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। ये गवर्नमेंट का ही होता है, तो इसी में से क्वेश्चन आते हैं। 95% क्वेश्चन आपको राजस्थान इकोनॉमी के यहीं से मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा दो चीजें इसके साथ और अटैच्ड है। एक तो है राजस्थान गवर्नमेंट का बजट, ये भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है। ठीक है, तो बजट इसके साथ में है। बजट में क्या होता है कि जो पुरानी योजनाएं हैं, या तो उनमें कुछ अपडेशन की डिक्लेरेशन होती है या घोषणा होती है, या फिर कोई नई योजना जो होती है उसकी घोषणा की जाती है। और उसके अलावा कुछ बजट में कुछ अलग चीजें भी है ना, सेक्टर वाइज क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट, वो भी चीजें इस बजट में देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको बजट के अंदर कुछ आंकड़े भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बजट भी एक प्रमुख स्तंभ है इकोनॉमी का। इसके अलावा करंट अफेयर्स के बिना इकोनॉमी अधूरी है। करंट अफेयर्स में सिंपली जो इकोनॉमी के अंदर चीजें चल रही है, और ये बजट और सर्वे से ही लिंक्ड होता है। बजट में जो जो घोषणाएं होती है, जब वो सरकार इंप्लीमेंट कर देती है या क्रियान्वित कर देती है, तो वो करंट अफेयर्स में आ जाती है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपस में लिंक्ड है, इको सर्वे, बजट और करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान इकोनॉमी में फिर क्या बचता है? दो चीजें और बचती है। एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई बुक उठा लो, वहां से पढ़ लो, और एक आपकी जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है उनमें से पढ़ लो। लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक होती है वो इन्हीं से बनती है। जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका एक टाइप का छापा है वो। इकोनॉमिक सर्वे भी गवर्नमेंट का है और हिंदी ग्रंथ अकादमी भी गवर्नमेंट की बुक है। ठीक है, तो वो उसी का छापा है, तो उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो क्या पढ़ना चाहिए? राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है, राजस्थान अध्ययन क्लास 6 to 12, जिनके अंदर इकोनॉमी का जितना भी काम काम का कंटेंट दिया हुआ है, उनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम जैसे आरएएस मेंस है, वहां पर तो एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे आपको, इन बुक्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की बारी आती है तो ज्यादातर 98% आप कह सकते हो इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट अफेयर्स में से ही आता है। कोई 2-1% जो है वो इन पर ध्यान दे लेते हैं, ये कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स में से भी कुछ पूछ लेते हैं। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा राजस्थान जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, करंट अफेयर्स है, और जो ये राजस्थान अध्ययन की बुक्स के अंदर जितना भी काम का कंटेंट है, वो सारा आपको लोकबंधु के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में मौजूद रहेगा, क्लासेस के रूप में यूट्यूब पर। तो सबसे पहला काम क्या करना है? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल जो आइकन है उसके नोटिफिकेशन को बजा दो। ठीक है, ताकि आपके पास में वीडियोस की जो है अपडेट आती रहे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो आपको दिख रहा है लोकबंधु 2025, इसको सब ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी, तो आपको खुद नोट्स ना बनाने पड़े। ठीक है, और इसके अलावा आपको नए नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे अगर आप इस प्रकार से सर्वे को पढ़ लेते हो तो। और ना ही आपको वो हर साल किताबें खरीदने पड़ेगी सर्वे की। ठीक है,
तो अब अपने सबसे पहले तो देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे। देखो इकोनॉमिक सर्वे जो है इसको अपने किस तरीके से पढ़ें कि हर साल वही झंझट वापस ना करना पड़े, नोट्स बनाने का, नए खरीदने का। क्योंकि आपको पता है सर्वे के अंदर जो चेंजेबल चीजें होती है वो होती है गवर्नमेंट की स्कीम्स और डाटा। ठीक है, तो मैंने पूरे के पूरे सर्वे को ही अलग चैप्टर्स में डिजाइन किया। जैसे सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपको कुछ कंसेप्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में कंसेप्ट है। तो जितने भी कंसेप्ट्स दिए हुए हैं उन सबको अपने एक साथ ही पढ़ लेंगे एक ही चैप्टर के अंदर। एक पूरा चैप्टर मान लो आप कंसेप्ट्स का या अवधारणाओं का। ठीक है, उसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं सर्वे के अंदर, उन सब के अंदर जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको एक साथ ही पढ़ेंगे कंपाइल करके। ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर जितने कंसेप्ट आ रहे हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 2 में जितने कंसेप्ट हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे। तो एक कंसेप्ट नाम से एक अलग ही आप चैप्टर मान लो इसको। इसके बाद अपने सर्वे के अंदर जो सबसे मेन चीज और जो सबसे ज्यादा घातक चीज है जो आप याद नहीं कर पाते हो वो है डेटा। एक तो रीजन ये है कि आप क्यों नहीं याद कर पाते हो डाटा को, इसका रीजन ये है आप पढ़ते हो चैप्टर वाइज डाटा को। चैप्टर वाइज जब पढ़ते हो तो कुछ डाटा रिपीट होने लगते हैं। जब डाटा रिपीट होते हैं तो आपकी चीजें समझ से बाहर हो जाती है। सबसे बेस्ट तरीका यही है, डाटा को सारे जितने भी डाटा दिए हुए उन सबको एक साथ ही पढ़ो। एक साथ पढ़ोगे तो डाटा कंपेयर करना जो है वो इजी हो जाता है। ठीक है, अब आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो और चैप्टर 10 भी पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर डाटा कंपैरिजन कैसे करोगे? क्योंकि चैप्टर 10 तो बहुत लेट पढ़ते हो आप, 1 पहले पढ़ते हो, तो डेटा को कंपेयर करना इजी नहीं रहता फिर। तो इसलिए डेटा जितने भी हैं वो अपने एक साथ ही पढ़ेंगे। जैसे आज की क्लास में अपने डेटा ही पढ़ेंगे सारे के सारे, 2 क्लासेस में अपने पूरे डेटाज पढ़ लेंगे। डेटाज एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, डेटा ही होता है। हाँ, तो जैसे आज की क्लास में अपने आंकड़े पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर जैसे ये जो आंकड़े हैं आपको मूल्य सांख्यिकी तक के, और अब तो पहले ये अलग चैप्टर में होता था, राजकोषीय प्रबंधन चैप्टर 10 में होता था, अब तो इनको कंपाइल करके एक साथ ही कर दिया है। तो यहां तक के जो डेटा है ये एक चैप्टर के हैं। इसके बाद बैंकिंग के एक चैप्टर के डेटा हैं, ऊर्जा और परिवहन के अलग चैप्टर के। तो आज अपने इतने डाटा पढ़ने वाले हैं यहां तक के। उसके अलावा अगली जो क्लास होगी उसके अंदर ये जो बचे हुए जितने भी हैं ये सारे डेटा अपने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अलग अलग चैप्टर्स के डाटा को अपने एक साथ ही पढ़ने वाले हैं। तो सर्वे के अंदर जितनी भी जगह पर आंकड़े आपको दिखेंगे वो सारे एक साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको मैंने बता ही दिया, टेलीग्राम चैनल है लोकबंधु 2025। तो ये एक तो कंसेप्ट की अलग क्लास होगी जिसमें सारे कंसेप्ट को अपने समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है, फिर जीएफसीएफ क्या होता है। इसके अलावा जितने भी कंसेप्ट सर्वे में दिए हुए हैं, सीएसआर क्या होता है, ये सारे एक ही जगह पर अपने पढ़ने वाले हैं। यानी कंपाइल मोड में पूरा का पूरा सर्वे चलने वाला है। इसके बाद में जितने भी डाटा दिए हुए हैं सर्वे के अंदर उन सबको एक साथ पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में सर्वे में आती है पॉलिसीज, नीतियां। अच्छा चलो ठीक है, कंसेप्ट जो है ये आपको क्या वापस पढ़ने पड़ते हैं अगले साल? हाँ, चैप्टर वाइज पढ़ते हो तो वापस पढ़ने पड़ते हैं। इसका अगर आप इस टाइप से पढ़ते हो कंपाइल मोड में तो आपके जो एक बार नोट्स बन गए उनको छेड़ने की भी नीड नहीं है। कंसेप्ट्स में कुछ भी चेंज नहीं होता, कंसेप्ट तो वही रहेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट वाला चैप्टर तो आपको कुछ भी अपडेट नहीं करना उसमें। तो इसके अलावा जो डाटा है ये चेंज करने हैं, तो आपको मैं पीडीएफ शेयर कर ही दूंगा। नए इकोनॉमिक सर्वे जब भी आएगा तो उसके डाटा चेंज होंगे। तो अब आप एक साथ नोट्स बना लो उनको, या तो आप उनको रिप्लेस कर देना उस पीडीएफ से, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा जो पॉलिसी है, अगला जो मेन है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर वो है पॉलिसीज। अलग अलग चैप्टर्स में आपको पॉलिसीज दिख जाएगी, तो अपने इनको एक साथ ही पढ़ेंगे, एक अलग चैप्टर में ही पढ़ेंगे पॉलिसीज। और इनको भी पढ़ने का एक तरीका है, हम इनको ईयर वाइज या फिर सेक्टर वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिससे कि जो पुरानी से नई की तरफ अपने आ सकते हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब नया सर्वे आएगा तो उसके अंदर कुछ और नीतियां होगी कुछ जुड़ी हुई। ठीक है, तो उनको बस क्या करना है, नीचे वाले जितनी पढ़ रखी है उसके जस्ट नीचे आपको ऐड ही तो करना है, ये भी इजी हो जाएगा काम। ठीक है,
इसके अलावा सर्वे के अंदर दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं, जैसे कि वित्त आयोग है, राजीविका है। इसके अलावा बहुत सारे ये संगठन दिए हुए हैं जो कि रिको है ना, आरएफसी है। इस प्रकार के जितने भी संगठन दिए हुए हैं उन सबको एक ही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अपने, और चैप्टर का नाम इंस्टीट्यूट या संगठन रखेंगे। इसके बाद सबसे मेन आता है गवर्नमेंट की स्कीम्स। भाई गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है यही तो है सर्वे। सर्वे का 80% पार्ट क्या है, स्कीम्स। अब स्कीम्स को पढ़ने का क्या तरीका है? स्कीम्स को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप स्कीम्स को सेक्टर वाइज पढ़ लो। सेक्टर वाइज में जैसे कृषि से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं, फिर रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं उनको पढ़ लेते हैं, फिर अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है। इसमें फिर आपको सारी ही पढ़नी पड़ती है, आप कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं है उसको कैसे, या तो आप उसको निशान लगा सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट स्कीम क्या होती है? इंपॉर्टेंट स्कीम होती है जो फ्लैगशिप स्कीम होती है राजस्थान गवर्नमेंट की, ठीक है, जिन पर विशेष ध्यान देती है सरकार, एक तो वो इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा ऐसी योजना जिसके अंदर बजट के अंदर कुछ अपडेट करने की घोषणा की गई है ना, या फिर सरकार ने उसमें अपडेट कर दिया है, वो चर्चित योजनाएं, ठीक है। फ्लैगशिप योजनाएं, चर्चित योजनाएं, या फिर कुछ हाल ही के वर्षों में जो जारी की हुई स्कीम्स होती है, न्यू स्कीम्स, वो इंपॉर्टेंट होती है। इन सब के अलावा जो बच जाती है वो आती है ओल्ड स्कीम्स के अंदर, ठीक है, पुरानी योजनाएं जिनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो आप इजीली यहां भी स्मार्ट वर्क कर सकते हो कि जो योजनाएं होती है वो सारी नहीं पढ़नी है। एक तो अपने फ्लैगशिप स्कीम्स पढ़ेंगे, इसके अलावा मैंने आपको बताया बजट के अंदर जिनके बारे में है ना, या फिर करंट अफेयर्स में जिनमें कुछ चेंज हो रखा है वो पढ़ेंगे। इसके बाद में जो हाल ही के वर्षों में दी हुई है उनको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, ठीक है, उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो ओल्ड स्कीम्स हैं जो सर्वे में भी लिखी हुई है और राजस्थान अध्ययन की बुक में भी आपको मिलेगी, उन पर आपको कंपैरेटिवली जो है वो कम ध्यान देना है। तो आप बहुत सारी योजनाओं को छोड़ के भी जा सकते हो, उनसे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपका जो भार है वही कम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार पूरा का पूरा अपने सर्वे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत चीजें बच जाएगी, उनको अपने विविध के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो पूरा का पूरा सर्वे जो है वो कंपाइल मोड में रहने वाला है, ठीक है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट ही कर लेते हैं अपने। सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स को नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले अपने डेटा को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेटा जो है यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अपने डेटा, कौन कौन से डेटा सर्वे के अंदर दिए हुए हैं? सबसे पहले तो दिए हुए हैं राज्य के जो प्रमुख संकेतक हैं उनकी अखिल भारतीय तुलना, यानी कि ऑल इंडिया कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। इसमें जनरली जनगणना 2011 के आंकड़े हैं जो आप राजस्थान ज्योग्राफी में भी पढ़ लेते हो, ठीक है। तो एक तो आंकड़ा ये है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, जीएफसीएफ, ठीक है ना, जीएसवीए, ये सारे आंकड़े इसके अंदर शामिल होते हैं। तो आर्थिक वृद्धि या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड डाटा अपने यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद मूल्य सांख्यिकी या प्राइस स्टैटिस्टिक्स। प्राइस स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डब्ल्यूपीआई जो थोक मूल्य सूचकांक है और सीपीआई जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, वो इसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अभी एक नया ऐड हुआ है सर्वे के अंदर, फूड डब्ल्यूपीआई, है ना, खाद्य थोक मूल्य सूचकांक। इसके अलावा फिजिकल मैनेजमेंट या राजकोषीय प्रबंधन, जिसमें अपने रिसिप्ट्स या प्राप्तियां, एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, इसके अलावा घाटा, अपने डेफिसिट जो है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक साथ ही पढ़ेंगे सारे के सारे आंकड़े। इसके बाद में बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड भी कितने बैंक हैं, कितनी बैंक शाखाएं हैं, कितने वर्ग किलोमीटर पर है, कितनी जनसंख्या पर है, वो सारा इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर बात करेंगे ऊर्जा को लेकर, ठीक है, ऊर्जा के आंकड़े अपने पढ़ने वाले हैं कि कितनी अपनी एस्टेब्लिश्ड कैपेसिटी है, सोलर कितनी है, उसके अंदर विंड एनर्जी कितनी है, वो सारी बातें इसमें करने वाले हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, परिवहन को लेकर, कि सड़क परिवहन के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, कि कौन कौन सी हाईवेज जैसे हैं और कौन कौन सी जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी लंबाई कितनी है, वो चीजें देखने वाले हैं। फिर इसके बाद में अपने देखेंगे कि रेल परिवहन को लेकर क्या स्थिति है।
इसके बाद में ये जो भी बचे हैं, शहरी विकास है, पंचायती राज है, इनसे रिलेटेड जो भी डेटा दिए हुए होंगे, कृषि, पशुधन, औद्योगिक विकास, निर्यात यानी एक्सपोर्ट, सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सतत विकास, स्वास्थ्य, रोजगार और बजट। ठीक है, तो ये जो डेटा है इन सब का अपने अगली क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। इस क्लास में अपने सिर्फ परिवहन तक के ही डेटा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो तुम लाइक करो वीडियो को, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं लगी हो तो भी लाइक करो। ठीक है, लाइक करते हो नहीं, बस देख के चले जाते हो। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो व्यूअर है इसका, तो सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी आप नहीं जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ, है ना, तो टेलीग्राम पे भी जाओ भाई। ये रहा टेलीग्राम चैनल लोक बंधु 2025, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चले जाया करो, वहां पर भी लिंक होते हैं, वहां से डायरेक्ट जा सकते हो, आलसी हो। ठीक है, ऐसे सर्च करने की नीड नहीं है। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स इंपोर्टेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, राज्य के प्रमुख संकेतकों की अखिल भारतीय तुलना। तो इसके अंदर पहले जनगणना 2011 के ही आंकड़े अपने को देखने हैं। सबसे पहले तो राजस्थान जो है उसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, ज्योग्राफिकल जो एरिया है राजस्थान का, वो सब आप ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ते हैं, ये सारे के सारे डाटा यहां भी आप पढ़ते हैं। तो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर राजस्थान का ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल है। भारत का कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। ये तो बात हुई ज्योग्राफिकल एरिया की। भारत का आप लगभग 10 गुना मान सकते हो राजस्थान से। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉपुलेशन की या जनसंख्या की। ठीक है, तो राजस्थान की जो जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार वो 6.85 करोड़ है। जब अपने शहरी विकास के आंकड़े पढ़ रहे होंगे वहां पर इसके नवीनतम डेटा को भी पढ़ेंगे, जनसंख्या अब कितनी है वर्तमान में। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार जो जनसंख्या है राजस्थान की वो 6.85 करोड़ है। ठीक है, इसके अलावा जिन जिन डेटा के अंदर ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि उनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ये डेटा तो आपको याद ही होते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इन पर जो है एम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा दबाव नहीं डाल रहा हूँ इन पे, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम ये पढ़ रखे होते हैं ज्योग्राफी के अंदर। इसके अलावा भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ है। ये आंकड़े हैं जनगणना 2011 के। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जो जाति है ना, एससी, उसकी जनसंख्या कितनी है? तो उसकी जनसंख्या 17.8% है। ठीक है, और ये राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, भारत के अंदर कितनी है? 16.6%। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति है, एसटी है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? तो राजस्थान में तो 13.5% है टोटल जनसंख्या की, और भारत के अंदर 8.6% ही है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं कि कुल जो जनसंख्या है उसमें शहरी जनसंख्या कितनी है, टोटल के अंदर शहरी जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थान के अंदर शहरी जनसंख्या है 24.9%। ठीक है, और भारत के अंदर ये है 31.2%। यानी राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें शहरी सिर्फ 24.9% या लगभग 25% लोग ही शहरी हैं, बाकी सारे क्या है? गामड़ है। ठीक है, और भारत के अंदर 31.2% है। फिर ग्रामीण जनसंख्या बता दो, तो ग्रामीण शहरी वाली माइनस कर दो 100 में से। ठीक है, तो ग्रामीण आ जाएगी 75.1% राजस्थान की है, और भारत की कितनी है? तो 68.8%। ठीक है, 68.8%। इसके बाद आपके आती है दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या के अंदर ग्रोथ रेट कितनी है। ठीक है, अब ग्रोथ रेट 2001 में लास्ट जो सेंसस हुई थी 2011 में हुई थी, उससे पहले 2001 में हुई थी। तो 2001 से लेकर 2011 तक दशकीय जो ग्रोथ रेट है वो राजस्थान की तो है 21.3%।
ठीक है, और भारत की है 17.7%, यानी राजस्थान में ग्रोथ रेट ज्यादा है भारत की तुलना में। फिर बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, पॉपुलेशन डेंसिटी की, कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग निवास करते हैं। तो राजस्थान के अंदर 200 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं, जबकि भारत में करते हैं 382। ठीक है, तो ये जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान का सिंपल है 200 है, भारत का कितना है 382। ठीक है, इस डाटा के अंदर भी कुछ विवाद थे, ठीक है, लेकिन सर्वे के अकॉर्डिंग ये 382 ही है। ठीक है, तो इतने सारे डेटा हैं। इसके अलावा और कौन कौन से डेटा हैं जनगणना 2011 के? एक आता है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। तो लिंगानुपात कितना है राजस्थान की अगर बात करें तो वो है 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, 928 जो है वो राजस्थान का लिंगानुपात है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही तो लिंगानुपात होती है। ठीक है, 928 जो है वो राजस्थान के अंदर लिंगानुपात है, और 943 जो है वो भारत का लिंगानुपात है। ठीक है, फिर बात करते हैं बाल लिंगानुपात की। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनमें कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। ठीक है, प्रति 1000 जो बालक है उन पर कितनी बालिकाएं हैं। तो राजस्थान के अंदर तो सिंपल सा डाटा है 888, 888 जो है वो बाल लिंगानुपात है राजस्थान का। और भारत का कितना है तो 919, 919 जो है वो भारत का बाल लिंगानुपात है। 943 भारत का सामान्य लिंगानुपात है। फिर बात करते हैं लिटरेसी रेट की या साक्षरता दर की। ठीक है, साक्षरता दर राजस्थान की जो है वो है 66.1% और भारत की कितनी है 73%। ठीक है, तो भारत में ज्यादा लोग साक्षर हैं राजस्थान की तुलना में। इसके बाद साक्षरता दर अगर बात की जाए पुरुषों की कितनी है, तो पुरुषों की राजस्थान में है 79.2% और भारत के अंदर है 80.9%, 80.9% पुरुष जो है वो भारत के अंदर साक्षर हैं, और राजस्थान में 79.2। 79 मैंने ऐसे ही बोल दिया, इसका मतलब मैं हिंदी मीडियम का हूं, आप समझ गए होंगे। साक्षरता दर जो महिलाओं की है वो 52.1% है राजस्थान के अंदर, और भारत के अंदर है 64.6%। ठीक है, इसके बाद में एक आता है कार्य सहभागिता दर, वर्क पार्टिसिपेशन रेट कितना है। तो इसके अंदर राजस्थान में ये आंकड़ा याद कर लेना, आरएएस प्री 2021 में पूछा था ये। राजस्थान की जो कार्य सहभागिता दर है जो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है वो है 43.6%। ठीक है, और इसमें से आप 4 कम कर दो तो भारत की आ जाएगी 39.8%। ठीक है, तो राजस्थान की कार्य सहभागिता दर, ये आपने ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा होगा 100% भी, है ना, 100% आपने राजस्थान ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा होगा कार्य सहभागिता दर। बाकी सारे डाटा आपने पढ़े हुए होंगे। बस ये याद रख लेना, कार्य सहभागिता दर पूछा हुआ भी है, वापिस भी पूछा जा सकता है। 43.6% तो राजस्थान की कार्य सहभागिता दर है और भारत की है 39.8%। ठीक है, तो ये वे जनगणना 2011 के आंकड़े जो राजस्थान और भारत को हम कंपैरिजन मोड में पढ़ रहे हैं। इसके बाद में 2020 के अंदर भी कुछ आंकड़े जारी हुए थे। ठीक है, उन आंकड़ों में क्या क्या था, सबसे पहले तो बर्थ रेट। ठीक है, जन्म दर, अशोधित जन्म दर, बर्थ रेट। तो बर्थ रेट जो है इसकी यूनिट दी हुई है प्रति 1000 मध्य वर्ष जनसंख्या। तो मिड ईयर की जो पॉपुलेशन होती है उस पर जो है वो अपने बर्थ रेट डिसाइड करते हैं कितने लोग जन्म ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, राजस्थान के अंदर ये आंकड़ा है 23.5 और भारत के अंदर है 4 माइनस कर दो तो 19.5। कार्य सहभागिता दर का आंकड़ा है उसमें भी 4 माइनस करना था, जन्म दर के आंकड़े में भी आपको 4 माइनस करना है। तो राजस्थान में जन्म दर है 23.5 और भारत के अंदर है 19.5। जन्म दर अगर आपको पता है तो फिर मृत्यु दर भी बताओ, डेथ रेट क्या है। तो डेथ रेट आप देखेंगे, ध्यान रखना ये जनगणना 2011 के आंकड़े नहीं, ये 2020 के आंकड़े हैं। ठीक है, प्रति 1000 मध्य वर्ष जनसंख्या पर ही डेथ रेट निकाली जाती है। राजस्थान के अंदर जो डेथ रेट है वो 5.6 है। ठीक है,
और भारत के अंदर है पूरी पूरी 6। इसका मतलब यही हुआ कि जो राजस्थान है उसकी जन्म दर भारत की तुलना में अधिक है और मृत्यु दर जो है वो कम है। ठीक है, सिंपल। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेट कितनी है राजस्थान के अंदर, ये आपको प्रति 1000 जीवित जन्म पर निकाली जाती है। राजस्थान के अंदर है 32। फिर वही 4 माइनस करो 28। जो भी ये भारत से कंपैरिजन वाले आंकड़े आ रहे हैं इनमें आपको राजस्थान में ज्यादा होगा, भारत में 4 कम कर देना, आप -4 कर देना राजस्थान के आंकड़े का। ठीक है, शिशु मृत्यु दर 32 से आप 4 माइनस कर दो 28, तो वो भारत का है। फिर बात करते हैं मातृ मृत्यु अनुपात की। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या है, प्रति लाख जीवित जन्म पर कितनी जो मदर्स है उनकी डेथ हो जाती है। तो 2018 से लेकर 2020 तक की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर ऐसा आंकड़ा है 113 का, और भारत में है 97। ठीक है, फिर बात करते हैं एक कंसेप्ट अगला है जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की जो इच्छा होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जिसको आप एवरेज एज भी बोल देते हो, जीवन प्रत्याशा कितनी है। ये 2016 से लेकर 20 तक का डेटा है, आयु बताई गई है इसमें वर्षों के अंदर। तो राजस्थान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 69.4 ईयर्स, 69.4 ईयर्स, 69.4 वर्ष, और भारत की इससे थोड़ी सी ज्यादा है 70 वर्ष। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में कि जो जीवन प्रत्याशा है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो राजस्थान की कितनी है, 69.4, और भारत की कितनी है, 70। तो ये पहला अपना मेन था जिसमें आपने राज्य के प्रमुख संकेतकों की अखिल भारतीय तुलना की, यानी राजस्थान और भारत जो है इनको कंपैरिजन मोड में पढ़ा आंकड़ों के कॉन्टेक्स्ट में। अब अपने आगे बात करते हैं, आगे अपने बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों को लेकर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आंकड़े शामिल हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब ये होता क्या है, तो ये तो अपने एक अलग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कंसेप्ट वाली क्लास है उसके अंदर अपने इनको डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, जो कंसेप्ट वाली क्लास होगी उसके अंदर अपने इनको प्रॉपर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितने भी ये इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। यहां सिर्फ अपने उनको ये देखना है कि जीडीपी है कितनी। ठीक है, यहां पर आपने आंकड़े देखने हैं, ना कि कॉन्सेप्ट को समझना है। तो जीडीपी जो है, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं। हाँ, जितने भी जो इंडिकेटर्स होंगे उनको 2 कीमतों पर अपने देखेंगे, एक तो स्थिर कीमतों पर, ठीक है, और एक अपने प्रचलित कीमतों पर। या तो कांस्टेंट प्राइस पर देखेंगे या फिर करंट प्राइस पर देखेंगे। कांस्टेंट प्राइस पर देखेंगे तो 2011-12 के, ठीक है, बेस ईयर लेंगे। तो इन सब में एक पैटर्न आपको नजर आएगा। देखो, जो भी आपके करंट प्राइस के डेटा है, प्रचलित कीमतों के जो आंकड़े हैं, वो स्थिर कीमतों के जो आंकड़े हैं उनके 2 गुना होंगे। ठीक है, आपको एक अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूं कि जो स्थिर कीमतों के आंकड़े होते हैं उनके 2 गुना होते हैं प्रचलित कीमतों के आंकड़े। ठीक है, इसके अलावा आप ग्रोथ रेट या वृद्धि दर के जो आंकड़े हैं उनमें थोड़ा सा मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किस प्रकार से डिफरेंस अपने कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप इतना याद रख लेना कि जो भी प्रचलित कीमतों के आंकड़े होंगे वो 2 गुना होंगे स्थिर कीमतों के आंकड़ों के। ठीक है, करंट प्राइस के जो भी है डेटा वो 2 गुना होंगे कांस्टेंट प्राइस के। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। ठीक है, स्थिर कीमतों पर जीडीपी कितनी है, जीडीपी है 9.06 लाख करोड़। कितना याद रखना है, सिर्फ इतना याद रख लेना, 9 लाख करोड़। कितनी है, 9 लाख करोड़ स्थिर कीमतों पर 2011-12 बेस ईयर है जिसका। ठीक है, तो आप इतना याद रख लेना, राजस्थान की जो जीडीपी है वो कितनी है, 9 लाख करोड़ स्थिर कीमतों पर। अब मैंने आपको यह बताया कि जो प्रचलित कीमतों के आंकड़े होंगे वो उसके 2 गुना होंगे लगभग। तो 9 का दुगुना होता है 18, तो 18 के बिल्कुल पास में है 17।
ठीक है, तो प्रचलित कीमतों पर जीडीपी कितनी है? 17.04 लाख करोड़, या आप इसको आप सीधा याद कर लो 17 लाख करोड़। ठीक है, 17 लाख करोड़। तो सिंपल डाटा था जीडीपी का। स्थिर कीमतों पर कितनी है? 9 लाख करोड़। प्रचलित कीमतों पर मैंने आपको बताया लगभग दुगनी होती है, तो 18 नहीं है, 9 का दुगना यहां पर उसके जस्ट पास में है 17, तो ये है 17 लाख करोड़। ठीक है, तो ये पहला डेटा हुआ। इसके बाद जीडीपी के अंदर ग्रोथ रेट कितनी है, जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो वृद्धि दर आप याद कर सकते हो, स्थिर कीमतों पर तो है 7% लगभग, 7.82 है, जिसको आप 8% याद मत करना। उसका मैं कारण बता देता हूं। बहुत सारे आपको टीचर्स बताते हैं कि 7.82 है, इसको आप 8% याद रखो। 8% क्यों याद रख रहे हो भाई? जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 7.82 लिखा हुआ आएगा और वो 8 पॉइंट कुछ दे दिया उसने, तो आपको तो 8 ही दिमाग में फीड बना आपके, तो आप 8 पे टिक मार के आ जाओगे, जबकि था कितना? 7.82। तो आपको 8% याद नहीं रखना है दिमाग में, आपको 7.8 ही याद रख लेना है। ठीक है, या आपको ये याद रख लेना, हाँ 7 वाली लाइन में कुछ था। ठीक है, तो इससे आपको फायदा हो जाता है याद करने में। ठीक है, तो 7% याद रख लो या फिर 7.8% याद कर लो, लेकिन 8% मत याद कर लेना। ठीक है, वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगा और फिर एग्जाम में आपको तकलीफ देगा। ठीक है, तो जीडीपी के अंदर ग्रोथ रेट जो है, गत वर्ष से कितनी जीडीपी में वृद्धि हुई है? तो वो 7.82% हुई है स्थिर कीमतों पर। है कितनी अब? 9.6 लाख करोड़। ठीक है, सॉरी 9.06 लाख करोड़, या इसको आप 9 लाख करोड़ ही बोलो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसी प्रकार उसके अंदर ग्रोथ रेट कितनी हुई? तो 7% या फिर 7.8%। ठीक, सिंपल। फिर बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर। तो प्रचलित कीमतों के लिए आप इसमें +5 कर दो, 7 में +5 किए तो आगे 12, तो 12.02%। ठीक है, या 12% ही मान लो आप। जीडीपी के अंदर करंट प्राइस पर कितनी ग्रोथ रेट हुई है? 12%। ठीक है, इसके बाद आता है सकल राज्य मूल्यवर्धन या जीएसवीए। जीएसवीए जो होता है, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आप पूछोगे जीएसवीए होता क्या है? जीडीपी में से टैक्स जोड़ के, टैक्स घटा के सब्सिडी जोड़ देते हैं, तो वो जीएसवीए होता है। कंसेप्ट वाली जो क्लास होगी अपनी, उसमें इसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कि जीएसवीए होता क्या है एक्चुअल में, और इसको सेक्टर वाइज ही क्यों निकालते हैं। तो जीएसवीए जो है, इसका अपने को डेटा जो है वो पता होना चाहिए अभी तो। ठीक है, तो 2024-25 के अंदर जो अनुमानित जीएसवीए है वो कितना है? तो वो आपके, क्योंकि आपने बताया कि जीडीपी जो है उसमें से कुछ जोड़ के कुछ उसमें घटा देते हैं, यानी टैक्स को माइनस कर देते हैं, सब्सिडी को जोड़ देते हैं। इसका मतलब यही है कि जीडीपी से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बहुत कम भी नहीं होगा। तो अगर जीडीपी 9 लाख थी, तो ये कितना होगा? ये लगभग 8 के आसपास होगा। तो 8.22 लाख करोड़ क्या है आपका? जीएसवीए है। ठीक है, समझ गए ना आप क्या कंसेप्ट या क्या फॉर्मूला काम कर रहा है? तो जीएसवीए जो है वो आपका 8.22 लाख करोड़ है स्थिर कीमतों पर। और वही सेम प्रचलित कीमतों वाले डेटा कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको बताया था कि प्रचलित कीमतों के जो डेटा है वो स्थिर कीमतों के लगभग दुगने हैं। तो 8 का दुगना क्या होता है? 16, तो उसके जस्ट पास में है 15, तो ये 15 लाख करोड़ है। ठीक है, प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए जो 2024-25 का अनुमानित है। ठीक है, 15.70 लाख करोड़ आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप 15 लाख करोड़ भी याद रख लेते हो तो भी ठीक है ये। ठीक है, आपको हेल्प कर जाएगा ऑप्शन पहचानने में। इतने भी हार्ड नहीं बनाते। असिस्टेंट प्रोफेसर में हो सकता है कि आपको ऑप्शन में 15.50, 15.70 या 15.60 वाले ऑप्शन मिल जाए, बट और एग्जाम्स में अब तक ऐसा सीन नहीं देखा गया है। ठीक है, तो आप अगर 15 भी याद कर लेते हो तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें याद रखने को बोली है, सिंपल सिंपल। एक की प्रचलित कीमतों के जो आंकड़े होंगे वो स्थिर कीमतों के लगभग दुगने होंगे, दुगने से थोड़े से कम होंगे। ठीक है, इसके अलावा जब भी किसी चीज का अपने फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें अगर जब भी कुछ घटाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो उससे कम होगा जो भी डेटा है, और उसमें अगर कुछ जोड़ा जाता है, घटा के जोड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा ही कम होगा।
ठीक है, अब बात जीएसवीए की बात कर ली। अब जीएसवीए के अंदर कितनी ग्रोथ रेट है, जीएसवीए की वृद्धि दर कितनी है, वो अपने को देखना है। ठीक है, तो वृद्धि दर के लिए आप इनमें से, क्योंकि जीडीपी के अंदर जो है 7% थी, तो एक माइनस कर दो बस, तो लगभग 6% जीएसवीए के अंदर ग्रोथ रेट है, 6.29%। ठीक है, फिर प्रचलित कीमतों पर कितनी है, तो प्रचलित कीमतों पर आपको ग्रोथ रेट के मामले में अगर देखना है तो वो 2 माइनस कर दो आप यहाँ पर। ठीक है, जीडीपी में अगर 12% थी तो यहाँ पर 2 माइनस कर दो तो 10 पे आ जाएगा, 10.83% है। ठीक है, इधर 1 माइनस किया था स्थिर कीमतों के लिए तो 6.29 आ गया। तो ये अपने 4 डेटा अब तक समझ चुके हैं। अब आते हैं एनएसडीपी के ऊपर। एनएसडीपी क्या होता है, तो जो डेप्रीशिएशन होता है उसको जीडीपी में से माइनस कर दो तो वो आपका एनएसडीपी आ जाता है। और डिटेल में देखेंगे कंसेप्ट वाली क्लास में, लेकिन यहां आपको समझना यही है कि जीडीपी में से कुछ माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो जीडीपी के आंकड़े से तो कम ही होगा एनएसडीपी, लेकिन क्या जीएसवीए के बराबर होगा, नहीं, जीएसवीए से भी कम होगा, क्योंकि जीएसवीए में कुछ और ऐड भी तो हो रहा था। ठीक है, तो एनएसडीपी जो है ये कितना है, 9 लाख करोड़ तो आपकी जीडीपी है, एनएसडीपी में उसमें से डेप्रीशिएशन को भी माइनस करना है, तो ये अपने 8 पर तो नहीं रहेगा, क्योंकि 8 पर तो जीएसवीए ही आ गया था, क्योंकि उसमें सब्सिडी भी जुड़ रही थी। तो एनएसडीपी होगा 7.96 लाख, लगभग 8 करोड़ है, लेकिन मैंने वही बताया 8 मत याद कर लेना, कहीं फिर जीएसवीए से कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो 7.96 लाख ही याद करना इसको। तो ये आपका एनएसडीपी है, 7.96 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, वही सेम कहानी मैंने आपको बताया, प्रचलित कीमतों के आंकड़े याद ही नहीं करने आपको, सिर्फ 2 गुना करना है स्थिर कीमतों वाले को। स्थिर कीमतों वालों के 2 गुना किया तो इसके 7 का लगभग दुगना, 7.96 का दुगना तो देखो 8 का दुगना करोगे तो 16 आएगा, तो उससे कम 15.25 लाख करोड़। ठीक है, इजीली आप याद कर लोगे, टेंशन ही नहीं लेनी, सिंपल। प्रचलित कीमतों के लिए 2 गुना कर देना कांस्टेंट प्राइस वाले डेटा को। ठीक है, तो ये आपकी होगी एनएसडीपी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जीडीपी में से मूल्यह्रास या डेप्रीशिएशन को माइनस करना है, तो अपने 9 लाख करोड़ से आए 7.96 लाख करोड़ पर। ठीक है, इसी प्रकार से प्रचलित कीमतों के लिए उसको दुगुना किया तो लगभग पास में पहुंच गए 15.25 लाख करोड़। फिर बात करते हैं कि एनएसडीपी जो है इसके अंदर ग्रोथ रेट कितनी हुई, वृद्धि दर कितनी हुई एनएसडीपी के अंदर। तो एनएसडीपी की वृद्धि दर आपको सिंपल ध्यान रखनी है, आप उसको माइनस मत कर देना बस कहीं कि एनएसडीपी में से माइनस, क्योंकि जीडीपी में से कुछ माइनस ही तो होता है एनएसडीपी निकालने के लिए, तो अपने ग्रोथ रेट निकालने के लिए भी माइनस कर देते हैं। ये काम मत करना, क्योंकि ये ग्रोथ रेट है, एनएसडीपी में ही कंपैरिजन होगा इसमें कि लास्ट ईयर क्या था और इस साल कितना हुआ। तो देखो भाई, इसमें 8% है, लगभग कितना है, 8%। स्थिर कीमतों पर एनएसडीपी के अंदर कितनी ग्रोथ रेट है, 8%, 8.03। ठीक है, प्रचलित कीमतों पर कितनी है, तो 12.23%। यही मैंने आपको ट्रिक में समझाया है। ठीक है, जो भी ग्रोथ रेट के जितने भी डेटा हैं उनमें जीडीपी जो है और जो पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम, इनमें 5% का अंतर है स्थिर कीमतों में और प्रचलित कीमतों पर। यानी कि आप सिंपल कह सकते हो कि जो फिक्स प्राइस है उस पर जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो मान लेते हैं एक्स है, तो जो कांस्टेंट करंट प्राइस है उसमें आपको क्या करना है, x+5, यानी इसमें 5 जोड़ दिया तो वो आपकी ग्रोथ रेट आ जाएगी करंट प्राइस पर। ठीक है, कांस्टेंट वाले में आप 5 जोड़ दो। ठीक है, इसी प्रकार जीएसवीए जो है और एनएसडीपी की ग्रोथ रेट है उसमें 4% का अंतर है, यानी अगर ये x है तो ये x+4 होगा। अभी समझाता हूं मैं आपको ये सारा का सारा। जैसे ये है, मैंने आपको बताया यहां पर 7 से ये 12 हुआ ना, 5 का अंतर है, इसके अलावा और 5 का अंदर कहां कहां पर है, 5 का अंदर जीएसडीपी के अंदर है और पर कैपिटा इनकम में, जैसे ये 6 से 11 हुआ। ठीक है, 5 का अंतर आया।
तो ये आप एक सिंक में याद रखोगे कि जीडीपी और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट जो है इनमें 5% का अंतर है, स्थिर कीमतों में और प्रचलित कीमतों में। इसके अलावा जो जीएसवीए है, जीएसवीए और एनएसडीपी, इनकी जो वृद्धि दर है या ग्रोथ रेट है, इनमें 4% का अंतर है। ठीक है, 6 से 10 और 8 से 12। कितना इजी है याद करना। ठीक है, तो डाटा जो है उससे डरना नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको मैथ लगानी है, बस सिंपल। एक याद किया सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई एनएसडीपी की ग्रोथ रेट की, जो कि 8% है कांस्टेंट प्राइस पर, और करंट प्राइस पर उसमें 4 ऐड किया तो 12%। ठीक है, 12.23%। फिर बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, तो इसको सिंपल जो एनएसडीपी होती है, मैंने आपको बताया एनएसडीपी, इसमें अगर आप मध्य वर्ष की जनसंख्या को डिवाइड कर देते हो, भाग दे देते हो, तो आपकी प्रति व्यक्ति आय आ जाती है कि प्रति व्यक्ति इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। स्थिर कीमतों पर लगभग आप याद करें तो 96,000 रुपए इसको याद कर सकते हो कि प्रति व्यक्ति 96,000 रुपए कमा रहा है। ठीक है, बाकी और डिटेल में पर कैपिटा इनकम को कंसेप्ट वाले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां आपको याद रखना है प्रति व्यक्ति आय कितनी है राजस्थान की। स्थिर कीमतों पर ये आय है 96,638, यानी 96,638 रुपए प्रति व्यक्ति आय है राजस्थान की स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर लगभग 2 गुनी है। ठीक है, 2 गुनी के बिल्कुल पास में है, 1,85,053 रुपए। ठीक है, 1,85,053 रुपए है प्रचलित कीमतों पर, लगभग 2 गुनी है, 2 गुनी से थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो आप इजीली इस प्रकार से याद कर सकते हो। एक स्थिर कीमतों का याद कर लेना, प्रचलित वाला तो करना ही नहीं पड़ेगा, एक बार सिर्फ निगाह में रखना है, उसको 2 गुना ही करना है। ठीक है, तो ये होगी पर कैपिटा इनकम, जो स्थिर कीमतों पर राजस्थान की है 96,638 रुपए, और प्रचलित कीमतों पर है 1,85,053 रुपए, लगभग दुगनी है। ठीक है, फिर वृद्धि दर, तो वृद्धि दर में मैंने आपको पहले ही बता दिया, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम की जो वृद्धि दर है कांस्टेंट और करंट प्राइस पर, उनमें 5% का डिफरेंस है। तो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट 6% मान लो आप, तो इसमें 5 ऐड कर दो, 11% क्या है इसकी करंट प्राइस पर ग्रोथ रेट है। 6.88 स्थिर कीमतों पर है, और प्रचलित कीमतों पर 11.04% है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, सिंपल। तो देखो ये चीजें आप समझ लो। यहां पर ग्रोथ रेट के अंदर आपको जितने भी ग्रोथ रेट से रिलेटेड आंकड़े हैं, उनमें जीडीपी की ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट है, उनमें 5% का अंतर है। इसका मतलब आप स्थिर वाली याद कर लेना, उसमें 5% ऐड कर देना, तो आपकी करंट वाली तो अपने आप, करंट वाली को तो याद ही नहीं करना आपको। ठीक है, किसी भी डाटा को आपको याद नहीं करना, करंट वाले को तो। फिर जीएसवीए और एनएसडीपी जो है, इनकी जो ग्रोथ रेट है उसमें 4% का अंतर है। स्थिर वाली याद करो, 4% ऐड कर दो, करंट वाली आ जाएगी। ठीक है, फिर आपने जितने भी प्रचलित कीमतों के आंकड़े पढ़े हैं, वो स्थिर कीमतों के आंकड़ों के लगभग दुगने हैं, दुगने से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये आप अगर ट्रिक अपना लेते हो, तो ये जो टेबल्स होती है, इनको आपको अंधाधुंध याद करने की आवश्यकता नहीं होती एक एक चीज को। ठीक है, सिर्फ अनुमान के आधार पर, क्योंकि आपको ऑप्शन पहचानना है। आरएएस मेंस वालों को तो एग्जैक्ट डाटा लिखना होता है, उसमें भी आप बच सकते हो, स्मार्टनेस यूज कर सकते हो कि लगभग इतनी है। ठीक है, लगभग वर्ड यूज करके आप बच सकते हो। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं, उनको तो सिर्फ आंसर ही तो पहचानना है, तो उसके लिए आप ट्रिक्स यूज कर सकते हो, सारी चीजें याद नहीं करनी होती है ऐसे भेड़ चाल में। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रिक्स बता दी। क्या क्या ट्रिक्स हैं कि जो भी प्रचलित कीमतों के आंकड़े हैं वो लगभग 2 गुना है स्थिर कीमतों के आंकड़ों के, उससे थोड़ा सा कम होंगे। इसके अलावा ग्रोथ रेट के जितने भी आंकड़े हैं, उसमें जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में 5% का अंतर है, और जीएसवीए और एनएसडीपी में 4% का अंतर है। अब बात करते हैं, ये जो जीएसवीए होता है, ये सेक्टर वाइज निकाला जाता है, और इसमें सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन कितना है जीएसवीए, आपको मैंने बताया जीएसवीए कितना है। तो जीएसवीए है आपका 8.42 लाख करोड़ स्थिर कीमतों पर, और 15.70 लाख करोड़ प्रचलित कीमतों पर।
इसमें सेक्टर वाइज जीएसवीए कितना है। तो आपको पता है इकोनॉमी के अंदर जो 3 प्रमुख क्षेत्रक होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ये जीएसवीए में कितना योगदान करते हैं। तो इसको अपने समझते हैं, स्थिर कीमतों पर कितना और प्रचलित कीमतों पर कितना। ठीक है, एक तो आंकड़ा ये देखना है, फिर अपने को देखना है इस योगदान में गत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। इसकी भी कोई ट्रिक है क्या? नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको सिंपल समझा देता हूं कि क्या क्या चीजें आपको याद करनी है इसमें। तो सबसे पहले तो इसमें जीएसवीए के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना योगदान है, कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है। स्थिर कीमतों पर 26.54 है। क्या ये एग्जैक्ट याद करना है? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट याद करना है, 26.54 याद करना है आपको। ठीक है, एग्जैक्ट यही याद करना है, इधर उधर मत करना। ठीक है, 26.5 से काम चल जाएगा क्या? चल जाएगा, बट आप कोशिश करना इसको पूरा याद करो, 26.54%। ठीक है, स्थिर कीमतों पर एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान है, कृषि क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, प्रचलित कीमतों पर ये कितना है? प्रचलित कीमतों पर हमेशा थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये इतना भी ज्यादा नहीं है कि 26 वाली लाइन ही जंप कर जाए, तो ये 27 के आसपास है, 26.92% है। तो एक तो 26.5 मान लो आप, 26 का आधा, और एक 27 के आसपास है, 26.9 मान लो इसको। तो 26.5 याद कर लो स्थिर कीमतों पर और 26.9 याद कर लो प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, ये तो बात हुई एग्रीकल्चर सेक्टर की, कितना योगदान है इनका। ठीक है, फिर उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है। अगर एग्रीकल्चर का 26% है, 26.5% मान लो लगभग, और प्रचलित कीमतों पर लगभग 27% है, तो फिर उद्योग क्षेत्र का कितना है। स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का है 28.39%। 28.39% जो है वो स्थिर कीमतों पर है, यानी लगभग आप 28% मान लो। प्रचलित कीमतों पर वैसे तो ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन आप सबको पता है कोविड के टाइम पे ये जो इंडस्ट्रीज थी इनको भारी नुकसान हुआ था और वो अभी तक चला आ रहा है। तो ये 27.16% ही है, ये आपको याद करना पड़ेगा। प्रचलित कीमतों पर एकमात्र ऐसा डाटा है जो बड़ा नहीं है, वो है उद्योग क्षेत्र का योगदान। ठीक है, तो ये आप एक माइनस कर देना इसमें, कितना है ये? 27% है। तो 28.3% आप याद कर लेना स्थिर कीमतों पर है, और प्रचलित कीमतों पर कितना है? तो प्रचलित कीमतों पर 27% है, 27.16% है। ठीक है, फिर सर्विस सेक्टर वाला तो इजी है निकालना। अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर का डेटा पता है, इंडस्ट्री सेक्टर का डेटा पता है, तो 100 में से माइनस कर देना दोनों को, तो आपका सर्विस सेक्टर का डेटा आ जाएगा। तो कितना है भाई स्थिर कीमतों पर? स्थिर कीमतों पर 45% है। स्थिर कीमतों पर जीएसवीए के अंदर सर्विस सेक्टर का कितना योगदान है? 45.07%। ठीक है, 45.07%। और प्रचलित कीमतों पर कितना है? तो बड़ा होगा इसमें, तो सिंपल सी बात है, तो 46 के आसपास होगा, 45.92%। अब मैं आपको सिंपल याद करवा देता हूं, कृषि क्षेत्र का जीएसवीए में कितना योगदान है? तो 26.5%, 26.5 याद कर लेना। प्रचलित कीमतों पर उससे ज्यादा होगा, तो 26.9 याद कर लेना। ठीक है, उद्योग क्षेत्र में आपको सिंपल पता है, इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई थी कोविड के टाइम से, अभी तक चला आ रहा है। तो कितना है स्थिर कीमतों पर? तो स्थिर कीमतों पर 28.3% है, और प्रचलित कीमतों पर उससे कम होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा, एक कम होगा, 27% याद कर लो, या 27.1% याद कर लेना। सर्विस सेक्टर का तो याद करने की नीड ही नहीं है, 100 में से माइनस ही करना है अगर ऊपर वाले दो पता है। फिर भी आप डायरेक्ट याद रख लो, सर्विस सेक्टर का स्थिर कीमतों पर 45% है पूरा पूरा, और प्रचलित कीमतों पर अगर आपको याद करना है तो 45.9% है। ठीक है, ये तो हुआ जीएसवीए में सेक्टर वाइज कितना योगदान है अलग अलग सेक्टर का।
फिर इस योगदान में गत वर्ष से कितनी वृद्धि हुई होगी, कि लास्ट ईयर जो स्थिर कीमतों पर योगदान था और अब कितना है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, स्थिर कीमतों पर ये जो वृद्धि है ये 5% है कृषि क्षेत्र के अंदर। ठीक है, कृषि क्षेत्र के योगदान में स्थिर कीमतों पर 5% की वृद्धि हुई है, लेकिन जो उद्योग है इनमें वृद्धि 5.7% की हुई है। 5% की वृद्धि कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में 5.7% की वृद्धि, और सर्विस सेक्टर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 7.3% की। ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि किसके योगदान में हुई है, सर्विस सेक्टर के योगदान में 7%। किस प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस पर, स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर क्या स्थिति है, करंट प्राइस पर, तो 5% तो स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान, और योगदान में जो वृद्धि 5% की हुई है वो प्रचलित कीमतों पर कितनी हुई है, 11% की, 11.44%। ठीक है, लेकिन उद्योग क्षेत्र जो है इसके अंदर प्रचलित कीमतों पर 7% की ही वृद्धि हुई है। ठीक है, और सर्विस सेक्टर के अंदर 12.2% की। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो हुई है सर्विस सेक्टर के योगदान में, प्रचलित कीमतों पर 12.29% और स्थिर कीमतों पर 7.38%। 7% 12% मान लो, आप तो सिर्फ इतना याद रख लेना कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस सेक्टर के योगदान में हुई है, तो सर्विस सेक्टर ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। कितनी वृद्धि हुई है, स्थिर कीमतों पर 7%, प्रचलित कीमतों पर लगभग 12%। तो ये इस टेबल में से आपको एक क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, लोक बंधु 2025 टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा सर्वे, इवन राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक डेटा और है, वो है जीएफसीएफ, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ये क्या होता है, ठीक है, इसको कंसेप्ट जो क्लास होगी अपनी उसमें बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। यहां सिर्फ आप इतना समझ लो कि जो भी फिक्स्ड एसेट होती हैं, स्थायी परिसंपत्तियां होती है, उनमें सरकार कितना नेट इन्वेस्टमेंट करती है, कितना विनिवेश करती है। जैसे मशीनरी में कितना इन्वेस्ट कर रही है, इक्विपमेंट खरीदने में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, ये सब आपका जीएफसीएफ है। ठीक है, अब जीएफसीएफ निकाला जाता है प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर अगर बात की जाए तो 2023-24 के अंदर जीएफसीएफ कितना है, तो ये आप याद कर सकते हैं 4 करोड़। इसको सिंपल याद कर सकते हो, लगभग 4,48,061। ठीक है, इस प्रकार से, या फिर आप इसको 4 लाख करोड़ याद करोगे तो और बेटर है। ठीक है, तो आप 4 लाख करोड़ याद कर लो, वो ज्यादा बेटर है। 4,48,061 करोड़ भी आप याद कर सकते हो। 4 याद रख लेना, मेन चीज वही है। पहला डिजिट हमेशा ही मेन होता है, उससे आपका 90% क्वेश्चन हल हो जाता है। ठीक है, तो पहला डिजिट हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप 8 कोई भी डेटा 7.9 है तो उसको 8% मत याद किया करो, क्योंकि आपके दिमाग में फर्स्ट डिजिट रहेगा। 8% करते ही आपने वो डेटा का अनर्थ कर दिया। तो प्रचलित कीमतों पर जीएफसीएफ कितना है, तो 4 लाख करोड़ रुपए है, या आप 4,48,061 भी याद कर सकते हो। अब ये कुल जीडीपी जो अपने प्रचलित कीमतों पर देखी थी, आपको मैंने बताया 9 लाख करोड़ तो स्थिर कीमतों पर थी, और उसकी दुगनी के आसपास लगभग 17 लाख करोड़ जो थी वो आपकी प्रचलित कीमतों पर थी। तो उस प्रचलित कीमतों पर जो 17 लाख करोड़ है उसका कितना परसेंट जीएफसीएफ है, यानी कितना हम फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो है लगभग 29.45%। 29.45% जो है वो जीडीपी का है जीएफसीएफ। ठीक है, जीएफसीएफ जो है वो जीडीपी का कितना परसेंट है, 29% है, लगभग 29.45%। फिर अगर अपने बात करें तो गत वर्ष की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 2022-23 के कंपैरिजन में इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो वो 11% की वृद्धि हुई है। 11.65% अपने ज्यादा निवेश किया है इस बार। ठीक है,
तो ये था आपका जीएफसीएफ कितना है, 4 लाख करोड़ रुपए है। जीडीपी का कितना परसेंट है, 29% है। वृद्धि कितनी हुई है गत वर्ष से, 11% की हुई है। ये आपको याद करना है। तो ये सारे के सारे डेटा थे आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के। इसके अलावा भी और भी डेटा है इसमें, देखो भाई। इसके अलावा आपने जीडीपी जो है, एक तो आपने जीएसडीपी पढ़ी है, एक आपने पर कैपिटा इनकम पढ़ी है। अब इनका थोड़ा सा अपने तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, भारत और राजस्थान, और फिर उनमें क्या क्या अंतर है या फिर योगदान कितना है राजस्थान का, वो यहाँ पे देखना है। तो इस टेबल को बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। जो आपने बहुत सारी कोचिंग्स का सर्वे पढ़ा है उसमें आपको ये वाली टेबल्स कहीं नहीं मिलने वाली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इनमें से कोई एक दो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो आप सबसे ज्यादा आप सर्वे जिसका पढ़ते हो वहां पर तो आपको बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला। वहां तो ऐसा लिख रखा है जैसे कोई पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा है, इनको आप टेबल फॉर्म में ही पढ़ोगे तो ही याद होंगे ये, अदरवाइज आप कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इनको याद कर लोगे, ठीक है। जीडीपी और पर कैपिटा इनकम का अपने कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो एक तो अपने जीडीपी देखते हैं स्थिर कीमतों पर, एक प्रचलित कीमतों पर। देखो जीडीपी जो है स्थिर कीमतों पर बात करते हैं पहले तो। भारत की जो जीडीपी है वो है 184 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। जो भारत की जीडीपी है वो है 184.88 लाख करोड़ एट कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जीडीपी कितनी है ये अपने याद कर चुके हैं, 9 लाख करोड़ रुपए है। और भारत की कितनी है, 184 लाख करोड़। तो ये पूछ रहा है कि राजस्थान का फिर योगदान कितना है भारत में, तो वो है 4.9, 4.9% है जो राजस्थान की जीडीपी है स्थिर कीमतों पर। वो भारत की जो जीडीपी है उसका 4.9% है। राजस्थान की कितनी है जीडीपी स्थिर कीमतों पर, 9 लाख करोड़। भारत की कितनी है, 184 यानी कि 184 लाख करोड़, लगभग 185 मान सकते हो, 88 है। तो फिर राजस्थान कितना परसेंट योगदान देता है भारत की जीडीपी में, 4.9, 4.9 या लगभग 5%, इतना योगदान। 5% नहीं याद कर लेना, फिर मैं बोल रहा हूं 4.9 ही याद करना है, ठीक है। ये तो हुआ स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर क्या स्थिति है जीडीपी की, भारत की जो जीडीपी है, क्या आपको ये याद करना है कि भारत की जीडीपी स्थिर कीमतों पर कितनी और प्रचलित कीमतों पर कितनी है, नहीं याद करना, ठीक है। सिर्फ ये योगदान याद करना है आपको, और राजस्थान वाला तो याद कर ही चुके हो पहले भी, ठीक है। जीडीपी प्रचलित कीमतों पर भारत की है 324.11 लाख करोड़, 324 लाख करोड़ ही मान लो, ठीक है। राजस्थान वाली याद करवाई दी थी मैंने, 17 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। अब ये कितना परसेंट है राजस्थान वाली भारत का, तो ये है 5.26%। तो ये दो डेटा याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आ रखे हैं। स्थिर कीमतों पर भारत की जो जीडीपी है उसमें राजस्थान की जीडीपी का योगदान कितना है, 4.9%, ठीक है। और प्रचलित कीमतों पर जो भारत की जीडीपी है उसमें राजस्थान की जीडीपी का योगदान कितना है, 5.26%, ठीक है। ये दो आंकड़े याद कर लेना, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। भारत की जीडीपी नहीं याद करनी, ये सिर्फ एक रेफरेंस बनाने के लिए था, इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए था। फिर बात करते हैं जीडीपी के अंदर वृद्धि दर की, ठीक है। क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना है वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जीडीपी की जो वृद्धि दर है स्थिर कीमतों पर कितनी है और प्रचलित कीमतों पर कितनी है ये देखना है। तो देखो भाई, इसमें सिर्फ आपको यही याद करना है, क्योंकि आपने राजस्थान की ग्रोथ रेट तो याद कर ली थी जीडीपी की, 7 और उसमें 5 जोड़ा तो 12, ये तो आप याद कर चुके हो, ठीक है। क्या भारत वाली याद करनी, नहीं याद करनी, भारत का कुछ भी डेटा याद नहीं करना, ठीक है। कंपैरिजन याद रखना है। फिर क्या रेफरेंस के लिए यूज हुए हैं ये, 6.4% है भारत की स्थिर कीमतों पर जीडीपी के अंदर ग्रोथ रेट, राजस्थान की 7.82% है। तो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देगा कि भारत की जो स्थिर कीमतों पर जीडीपी वृद्धि दर है वो राजस्थान की स्थिर कीमतों पर जीडीपी वृद्धि दर से अधिक है या कम है,
तो आपको तो सिर्फ ये इसका निष्कर्ष याद रख लेना है कि राजस्थान की ज्यादा है भारत से, बस। स्थिर कीमतों पर जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है या वृद्धि दर है, वो आपकी राजस्थान की जो है वो भारत से ज्यादा है, बस ये याद रखना है आपको। कितनी है? 7.82% याद कर चुके हैं पहले। भारत वाली याद करनी है क्या? नहीं करनी? करनी है? नहीं करनी? जीडीपी वृद्धि दर प्रचलित कीमतों पर कितनी है? भारत की 9.7% है, याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रख लेना। राजस्थान की 12% है, जो आप याद कर चुके हो, इसका मतलब ये भारत से ज्यादा है, तो राजस्थान की भारत से ज्यादा है। तो सिंपल सा एक ही चीज याद रखना है, जीडीपी वृद्धि दर चाहे वो स्थिर कीमतों पर हो चाहे वो प्रचलित कीमतों पर हो, राजस्थान की भारत से ज्यादा है। इतना याद कर लो, बस काम बन जाएगा। फिर पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम स्थिर कीमतों पर कितनी और प्रचलित कीमतों पर कितनी? हाँ, इसमें आपको भारत वाली याद कर लेनी चाहिए, ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकता है। पर कैपिटा इनकम आपको पता होनी चाहिए भारत की कितनी है और राजस्थान की कितनी है। उसका रीजन ये है, वो पूछेगा आपसे डिफरेंस, या तो आप डिफरेंस ही याद कर लो कि आपको राजस्थान वाली तो पता ही है, वो तो आपको याद करनी ही है, ठीक है। फिर भारत से उसका क्या डिफरेंस है, या तो आप डिफरेंस याद कर लो, या फिर भारत की पर कैपिटा इनकम याद कर लो और माइनस कर देना, ठीक है। दोनों तरीके हैं, जो मर्जी आप यूज करना चाहो, ठीक है। पर कैपिटा इनकम स्थिर कीमतों पर भारत की कितनी है? तो ये है 1,12,358 रुपए, ठीक है। और राजस्थान की याद करवाई थी 96,638। अब इसमें से ये माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो इनमें डिफरेंस आएगा 15,720। ये पूछा जाएगा आपसे कि स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय और राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में कितना अंतर है, तो अंतर सीधा याद रख लेना, 15,000 का अंतर है, 15,720। 720 याद करना है, क्योंकि प्रचलित कीमतों पर भी इतना ही अंतर है लगभग, ठीक है, उल्टा कम है उससे। 15,720 याद कर लेना, स्थिर कीमतों पर डिफरेंस है पर कैपिटा इनकम में भारत और राजस्थान के अंदर, ठीक है। कौन सी याद रखनी है आप खुद समझदार हो, मैं देखता हूं आप कौन सी याद रखते हो। क्या भारत की पर कैपिटा इनकम याद करोगे या अंतर याद करोगे? अंतर याद कर लेना, ताकि राजस्थान वाली में सीधा ऐड ही करना पड़े इसको, तो भारत की आ जाए। तो जैसे मर्जी पूछ ले वो, तो आपको तैयार रहना है बस। ये कहाँ 1 लाख वगैरह याद करते फिरोगे तुम। फिर पर कैपिटा इनकम प्रचलित कीमतों पर भारत की कितनी है? तो 2 लाख करोड़, सॉरी 2 लाख रुपए है, ठीक है ना। और इतने कहाँ कमा रहे हैं भाई, ठीक है। तो 2 लाख रुपए जो है लगभग लगभग आप मान सकते हो भारत की प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित कीमतों पर। राजस्थान की याद करवा चुका हूं, 1,85,053 रुपए, ठीक है। डिफरेंस कितना है, या फिर माइनस करना है इसमें से जरा, ठीक है। आधों को तो माइनस करना ही नहीं आता होगा, तो डिफरेंस आया है 15,109, ठीक है, 15,109। अब आप डिफरेंस याद कर लो और उस राजस्थान वाले में ये डिफरेंस ऐड कर दोगे तो भारत की आ जाएगी। समझदार हो आप। तो 15,720 तो स्थिर कीमतों पर है, और प्रचलित कीमतों पर कितना डिफरेंस है? 15,109 का ही है। इसका मतलब ये है स्थिर कीमतों पर डिफरेंस जो है वो ज्यादा है प्रचलित कीमतों से, पर कैपिटा इनकम के मामले में, ठीक है। पर कैपिटा इनकम की जो वृद्धि दर है स्थिर कीमतों पर कितनी और प्रचलित कीमतों पर कितनी है? भारत वाली याद करनी है क्या? नहीं करनी? नहीं याद करनी? याद क्या करना है? राजस्थान वाली तो याद ही है पहले से ही, पर कैपिटा इनकम की मैंने आपको बताया 5 का डिफरेंस आएगा, स्थिर कीमतों पर 6 है, तो प्रचलित कीमतों पर 11 होगी। अब आप इधर देखो, भारत की है 5.3, ठीक है, और इधर प्रचलित कीमतों पर है 8.7। इसका मतलब ये है कि राजस्थान की भारत से ज्यादा है। तो आपको सिर्फ ये निष्कर्ष याद रख लेना है कि जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट है या फिर जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, ये राजस्थान की, चाहे वो स्थिर कीमतें हो चाहे वो प्रचलित कीमतें हो, राजस्थान की जो है वो भारत से ज्यादा है। भारत वाली याद नहीं करनी, कुछ भी भारत का एक भी डेटा आपको याद नहीं करना है। योगदान याद करना है आपको कितना है, ठीक है। इसके अलावा इनमें सिर्फ निष्कर्ष याद रख लेना है कि राजस्थान की भारत से ज्यादा है, और पर कैपिटा इनकम में सिर्फ डिफरेंस याद करना है, भारत का एक भी डेटा याद नहीं करना। और कोचिंग वाले आपको रटाते फिरेंगे ये भारत वाले डेटा याद कर लो, समझदारी
स्मार्ट वर्क करने में है, फू फू करने में नहीं है। इसके अलावा इस बार वाले सर्वे में एक और पछड़ा, पछड़ा ही बोलते हैं क्या, पछड़ा होता है पछड़ा, वो भी इन्होंने ऐड किया है। वो है, इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी कर दिया। जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के जो आंकड़े हैं उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज और कर दिया। ठीक है, तो ये भी याद करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने इनकी ट्रिक बना रखी है। ठीक है, पहले ट्रिक दिखा देता हूं तुम्हें, करते हैं याद, चिंता मत करो, सब कुछ याद करवा दूंगा मैं। देखो, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को जिलेवार इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो जिलेवार इसके अंदर अपने देखते हैं। सबसे पहले तो आपको याद करना है इसको, एक काम करते हैं, जूम आउट। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखो, इसमें ट्रिक सिंपल है, जिलेवार जीडीपी वो पूछेगा या फिर जिलेवार पर कैपिटा इनकम पूछेगा, दोनों पर, स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, ये आपको याद करनी है, यही याद करनी है। ठीक है, जीडीपी की तो सिंपल सी ट्रिक है, एक याद कर लो, कोई भी स्थिर कीमतों पर याद कर लो या प्रचलित कीमतों पर, अपने आप हो जाएगा। स्थिर कीमतों पर याद कर लेते हैं। ठीक है, जीडीपी की सिंपल सी ट्रिक है कि जल जो आज भी, जल जो आज भी। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम की है अजय राज बिलों का जेसल है। अब आप कहोगे इनमें से हमें क्या पता चलेगी जीडीपी की कौन सी और पर कैपिटा इनकम की, अगर गोल हो गई तो गोल नहीं हो गए भाई। पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति, और व्यक्ति में अजय राज व्यक्ति है, इसमें कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, तो ये पर कैपिटा इनकम की है और वो जीडीपी की है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पर। जीडीपी की ट्रिक सिंपल है, जल जो आज भी, तो जैसे हो गया जयपुर। ठीक है, जैसे हो गया जयपुर। अल से हो गया अलवर। ठीक है, अल से क्या हो गया, लय दिख रहा है आपको, अल मान लो इसको, जल। ठीक है, अलवर। जल जो से हो गया जोधपुर। क्रम से है, ये ध्यान रख लेना, सर्वाधिक का क्रम बता रहे हैं हम। आज से हो गया अजमेर। भी से हो गया भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये आपके स्थिर कीमतों पर 2 मिनट में याद हो गए, जिलेवार जीडीपी का आंकड़ा। ठीक है, क्या ट्रिक है, जल जो आज भी, जैसे जयपुर सर्वाधिक कहां की है। ठीक है, जिलेवार जीडीपी स्थिर कीमतों पर, तो जयपुर की सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या है, अल यानी कि अलवर, फिर जो यानी कि जोधपुर, आज यानी कि अजमेर, भी यानी भीलवाड़ा, तो जल जो आज भी। ठीक, अब प्रचलित कीमतों पर याद करनी है तो वही सेम ही रहेंगे, ये तो जयपुर अलवर जोधपुर तक सेम है, जयपुर अलवर जोधपुर। फिर एक चेंज है बस, भीलवाड़ा चौथे नंबर पर और अजमेर 5वें नंबर पर। ये आप इजीली याद कर सकते हो, तो एक याद कर लो, दूसरी तो अपने आप हुई पड़ी है, एक ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो इन बाद में जिलेवार पर कैपिटा इनकम, जिलेवार पर कैपिटा इनकम के लिए ट्रिक क्या है, अजय राज बिलों का जेसल है। तो अजय राज, एक सेकंड, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे यहां पर ध्यान रख लेना, अज मत कर देना, अजमेर मत कर लेना, अजय राज में कुछ छुपा हुआ है। ऐसे हो गया अलवर, वही से। ठीक है, जैसे हो गया जयपुर, अजय, और राज से हो गया राजसमंद। तो अजय राज से 3 ये हो गया, अलवर, जयपुर और राजसमंद। फिर बिलों का जेसल है यानी कि भीलवाड़ा, और जेसल से हो गया जैसलमेर। ये हो गई जिलेवार पर कैपिटा इनकम। अजय राज बिलों का जैसल है, ऐसे अलवर, जैसे जयपुर, राज से राजसमंद, फिर बिलों से भीलवाड़ा और जैसल से जैसलमेर। ठीक है, ये होगी जिलेवार पर कैपिटा इनकम स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर याद करनी है तो बहुत ही सिंपल है, अलवर पहले आएगा और भीलवाड़ा का ही चेंज है, ध्यान रख लेना। स्थिर कीमतों से जब प्रचलित कीमतों के आंकड़े पढ़ोगे तो भीलवाड़ा में ही चेंज होगा, तो भीलवाड़ा सेकंड नंबर पर आता है यहां पर प्रचलित कीमतों में। ठीक है, उसके बाद में वही सेम जयपुर, फिर यहाँ डेटा चेंज हो रहे हैं, अजमेर और जैसलमेर। ये आपको याद करने हैं।
बेसिकली तो हो सकता है आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि किस जिले की सबसे ज्यादा है जीडीपी। स्थिर कीमतों पर जयपुर की है, प्रचलित कीमतों पर भी जयपुर की ही है। पर कैपिटा इनकम में अलवर सबसे ज्यादा और इधर भी अलवर। तो हो सकता है आपसे सिर्फ इतना ही पूछे वो सर्वाधिक किस जिले की है। बाकी ये जो जिले हैं ये अगर आप याद करना चाहो तो उसकी भी मैंने आपको ट्रिक दे रखी है। नया है इसलिए हो सकता है सिर्फ एक ही जिला पूछे। जैसे जैसे ये पुरानी होती जाएगी ये टेबल, तो आपसे फिर वो 500 जिले पूछ सकता है, इसलिए आप इसको याद ही कर लो, ठीक है, रिस्क का ही को लेने का। फिर इसमें अपने बात करते हैं वृद्धि दर किस में सर्वाधिक रही, किस जिले की जो जीडीपी है या पर कैपिटा इनकम है उसमें सर्वाधिक वृद्धि दर रही। तो आप देखो वैसे तो जीडीपी जयपुर की ज्यादा है, लेकिन वृद्धि दर की बात करें तो वो अलवर की ज्यादा है। स्थिर की ये याद करनी है कि कितनी है, नहीं याद करनी, ये नहीं याद करनी, सिर्फ इतना याद कर लेना किस जिले की सर्वाधिक है, अलवर की। जीडीपी किस जिले की सर्वाधिक है, जयपुर की। उसके अंदर ग्रोथ रेट किसकी सर्वाधिक है, वृद्धि दर किसकी सर्वाधिक है, अलवर की। ठीक है। पर कैपिटा इनकम किस जिले की सर्वाधिक है, दोनों ही कीमतों पर, अलवर की। और वृद्धि दर किसकी सर्वाधिक है, तो भी अलवर की। तो अलवर के अंदर काफी ग्रोथ रेट हो रही है, ठीक है, जीडीपी के अंदर भी और पर कैपिटा इनकम में भी। तो ये भी टेबल आपको इजीली याद हो सकती है। तो ये मैंने आपको इसमें बताया था, जो सेकंड पार्ट था ये सबसे बड़ा पार्ट था। एक तो ये अपने कर चुके हैं, एक ये आर्थिक वृद्धि कर चुके हैं। इसके बाद अपने को करना है मूल्य सांख्यिकी, राजकोषीय प्रबंधन, बैंकिंग, ऊर्जा, परिवहन। ठीक है, इनको अपने फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आज जो पढ़ाया है इसमें से आपको 100% किसी भी एग्जाम में अगर सर्वे आ रहा है और उसमें मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100% मिलेंगे। और इस प्रकार से आप याद करोगे तो आपको याद ही रहेगा, फिर आप उसको भूलोगे नहीं। क्या क्या याद करना है, तो वही मैंने आपको बताया। प्रचलित कीमतों वाला एक भी डेटा मत याद करना, स्थिर कीमतों का दुगना कर देना बस। जहां ट्रिक की नीड थी मैंने आपको बता दिया। ग्रोथ रेट के आंकड़े याद करने हैं क्या, नहीं करने, सिर्फ इतना याद रख लेना है जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में 5% का डिफरेंस है, और जीएसवी और एनएसडीपी में 4% का डिफरेंस है। जिलेवार की मैंने आपको ट्रिक बताई दी जीडीपी और पर कैपिटा इनकम की। भारत से जब आप कंपैरिजन करते हो तो क्या चीजें याद रखनी होती है वो भी बता दी। भारत वाला एक भी डेटा याद नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारा आज की क्लास में डिस्कस किया। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करो रे, ऐसे ही भाग जाते हो सीधे ही बिना सब्सक्राइब किए, बहुत ऋणी रहोगे जीवन में। ठीक है, तो ऋणी होना सीखो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दो ताकि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी कर दो वीडियो को अपने पढ़ने वाले साथियों के साथ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लोकबंधु 2025। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।